बच्चों, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था रासायनिक बंधन थर्ड, दुर्बल अंतरक्रियाएं, वीक इंटरेक्शंस हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने पिछले लेक्चर्स में हाइड्रोजन बंध के बारे में पढ़ा था। उसके टाइप्स देखे थे, क्या क्या उनके इफेक्ट होते हैं वो देखे थे। उसके टाइप में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में देखा था। उसके इफेक्ट देखे थे कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो कंपाउंड पर क्या फर्क पड़ता है, उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पर क्या फर्क पड़ता है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों घट जाते हैं। ठीक है, और उसी के बाद आगे हम अध्ययन करते हैं इसी वीक इंटरेक्शंस में जो दूसरा पार्ट था हमारा, वान डेर वाल फोर्स, वान डेर वाल बल। अब देखो वान डेर वाल बल क्या होता है। हमने वहां पे शुरू में ही जब इसकी एनर्जी की बात की थी तो हाइड्रोजन बंध की एनर्जी कितनी बताई थी, 3 से 10 किलो कैलोरी पर 310 किलो कैलोरी थी इसकी बॉन्ड ऊर्जा, और यहां पर कितनी थी, 1 किलो कैलोरी। ठीक है, तो ये उससे भी दुर्बल बंध होता है। चलो इसे समझते हैं। देखो शुरू करते हैं। पदार्थ के अणुओं में धात्विक बंध व आयनिक बंध जैसे बहुत प्रबल आकर्षण बल होते हैं, जिनसे इनके स्थायित्व का निर्धारण होता है। ठीक है, जैसे धात्विक बंध हुआ, आयनिक बंध हुआ, ये क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, इससे इनका स्थायित्व बनता है। जैसे आयनिक बंध है या धात्विक बंध है तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ दुर्बल आकर्षण बल भी अणुओं पर कार्य करते हैं। इनमें से प्रमुख एवं पर्याप्त प्रबल हाइड्रोजन बंध की व्याख्या तो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन किसी सहसंयोजक अणु में विभिन्न परमाणु परस्पर प्रबल सहसंयोजक बंधों से जुड़े रहते हैं। ऐसे अणुओं के मध्य भी एक बहुत ही दुर्बल आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वान डेर वाल आकर्षण बल या वान डेर वाल बल कहते हैं। ये बल समस्त अणुओं में पाए जाते हैं, यहां तक कि उत्कृष्ट गैसों के अणुओं में भी वान डेर वाल बल पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई हमारे पास में, एक फैक्ट क्या हो गया कि समस्त अणुओं में पाए जाने वाला बल है वान डेर वाल आकर्षण बल या वान डेर वाल बल पाया जाता है। यहाँ तक कि उत्कृष्ट गैसों में जिनको किसी से बॉन्ड बनाने की आवश्यकता ही नहीं, उनमें भी वान डेर वाल आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, किन्हीं दो अणुओं के मध्य, परमाणु के मध्य दो प्रकार के आकर्षण और प्रतिकर्षण बल पाए जाते हैं। आकर्षण बल क्या होगा, जब एक परमाणु के नाभिक दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के मध्य, मतलब एक परमाणु का नाभिक हो, वो दूसरे परमाणु है उसके पास, जैसे समीपवर्ती परमाणु है, जैसे यहाँ पे देखेंगे हम, ये परमाणु है, ये इसके इलेक्ट्रॉन है, ये परमाणु है, ये मतलब नाभिक है और ये इसका इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो नाभिक है ये इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचे। ठीक है, और ये नाभिक इस दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 1 और ये 2 है, तो 1 का नाभिक 2 के बाह्य इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचे, तो इसके बीच में आकर्षण हो गया। और दूसरा कंडीशन होगी जब दूसरा 2 का नाभिक 1 के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचे। ठीक है, तो ये तो आकर्षण बल हो गया, अर्थात एक परमाणु के नाभिक और दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के मध्य। अब दूसरा होता है प्रतिकर्षण। अब दोनों परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के मध्य, अब देखो यहां पर भी देखेंगे, हम बात करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन है, 1 का इलेक्ट्रॉन और 2 का इलेक्ट्रॉन, ये आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं ना, दोनों परमाणु के नाभिकों के मध्य। ये नाभिक भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे होंगे। तो अब यहाँ पे क्या होता है, हमारा फाइनल कंक्लूजन, इनमें से कुल आकर्षण बल सदैव प्रतिकर्षण बल से अधिक होता है, तभी तो एक दूसरे के पास आ रह पाते हैं। अतः कुल मिलाकर समस्त अणुओं के मध्य आकर्षण बल स्थापित होता है। यही आकर्षण वान डेर वाल बल के रूप में सभी अणुओं में पाया जाता है। ठीक है, तो वान डेर वाल बल क्या हो गया कि एक अणु के नाभिक द्वारा दूसरे अणु के इलेक्ट्रॉन, या एक परमाणु के नाभिक द्वारा दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचा जा रहा है। यही उनका आकर्षण बल स्थायी, मतलब प्रतिकर्षण बल से अधिक होता है, और इस कारण ये हमेशा उपस्थित होता है। तो अब इसे समझते हैं डेफिनेशन के रूप में। किसी नाभिक द्वारा उसकी परिधि के बाहर के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला ये बल वान डेर वाल बल कहलाता है। ठीक है, उसकी परिधि से बाहर के जो भी इलेक्ट्रॉन, मतलब परिधि के बाहर क्या होगा, दूसरे के इलेक्ट्रॉन आगे दूसरे परमाणु के, उनको अपनी ओर आकर्षित करने वाला बल वान डेर वाल आकर्षण बल कहलाता है। चलो अब देखते हैं और आगे समझते हैं इसे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। देखो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अनंत दूरी तक बनी रहती है। अतः किसी भी बिंदु पर हम इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को शून्य तो नहीं मान सकते, अर्थात नाभिक को अपने ही इलेक्ट्रॉनों को बांधे रखने के लिए अपने परमाणु त्रिज्या के आगे भी आकर्षण बनाए रखना पड़ता है। जैसे मान लो उसके खुद के इलेक्ट्रॉन है, उनको बांधने के लिए भी उसे थोड़ा सा आगे तक अपना आकर्षण बल बनाए रखना पड़ता है। और
उस परिधि में यदि अन्य परमाणु के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो स्वाभाविक ही वे उस नाभिक के द्वारा आकर्षित होंगे। बस इसी को वान डेर वाल बल कहते हैं, इसी से वान डेर वाल बल की उत्पत्ति होती है। अब नाभिक पर जितनी अधिक मात्रा में धनावेश होता है, दोनों परमाणुओं के मध्य जितनी अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना ही अधिक प्रबल ये वान डेर वाल आकर्षण बल होता है। ठीक है। अब इस आकर्षण बल की प्रकृति अत्यंत दुर्बल होती है। देखो, ये बहुत ही दुर्बल प्रकृति का होता है। एक सहसंयोजक बंध की तुलना में ये कितने दुर्बल होते हैं, ये हमने पिछली बार भी देखा था, और फिर एक उदाहरण से समझ सकते हैं। देखो, क्लोरीन का उदाहरण लेते हैं। क्लोरीन की वियोजन ऊर्जा का मान 57 किलो कैलोरी पर मोल होता है। अर्थात क्लोरीन बंध के मध्य जो बंध है, इसके सहसंयोजक बंध है, इसको तोड़ने के लिए हमें कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? इस बंध को तोड़ने के लिए 57 किलो कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और क्लोरीन की ऊर्ध्वपातन ऊर्जा का मान मात्र 5 किलो कैलोरी पर मोल है। ठीक है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? तो क्लोरीन के अणुओं के मध्य वान डेर वाल बल को तोड़कर अणुओं को पृथक होने के लिए मात्र 5 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः वान डेर वाल बलों की प्रबलता सहसंयोजक बंध के 10वें भाग से भी कम हो जाती है। ठीक है। देखो, वहां पर तो क्या था, हमने सहसंयोजक बंध तोड़ा था क्लोरीन के अणु का, एक अणु को तोड़ा था, और यहां पर क्या हुआ, जो बहुत सारे अणु थे उनको आपस में अलग अलग कर दिया हमने। क्लोरीन अणु Cl2 एक अलग कर दिया, दूसरे अलग कर दिया। तो ये आपस में कौन से बंधे से बंधे हुए थे, जैसे हम यहाँ पे समझे। देखो, यहाँ पे हम समझते हैं इसको। जैसे यहाँ पे तो क्लोरीन और क्लोरीन था, ये क्लोरीन का एक अणु है, इसको तोड़ा, इस बॉन्ड को तोड़ा, इस सहसंयोजक बंध को तोड़ा, तो कितने 57 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी की आवश्यकता हुई। अब हमने इसको ऊर्ध्वपातन किया। ऊर्ध्वपातन में क्या होगा? देखो, ये जैसे ये पोर्ट था, इसमें ये Cl2, ये Cl2, ये Cl2, ये Cl2, इस तरह से Cl2 बहुत सारे अणु रखे हुए थे। अब ये भी आपस में किसी बंध से जुड़े होंगे। अब हमने इसको क्या किया? ऊर्ध्वपातन किया। तो हमें कितनी ऊर्जा देनी पड़ी? हमें 5 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी देनी पड़ी, जिसमें क्या हो गया, ये जो पास पास बंधे हुए थे, ये Cl2 अलग हो गया, ये Cl2 अलग हो गया, ये Cl2 अलग हो गया, ये Cl2 अलग हो गई। तो देखो, हमने यहाँ पे Cl बंध नहीं तोड़ा है, हमने यहाँ पे क्या तोड़ा है, जो Cl, जैसे ये Cl और ये Cl आपस में जो जुड़े हुए थे ना, इस बॉन्ड को तोड़ दिया। Cl2 को, अणुओं को तोड़ा है आपस में। यहाँ पे तो एक अणु को तोड़ दिया परमाणु में, और यहाँ पे हमने क्या हुआ, जो एक यौगिक था उसके अंदर से अणुओं को अलग अलग कर दिया। दोनों में अंतर है। तो यहाँ पे कितनी एनर्जी की आवश्यकता हुई हमें? 5 किलो कैलोरी की, जबकि यहाँ पर सहसंयोजक बंध तोड़ने के लिए 57 किलो कैलोरी की। 5 किलो कैलोरी की क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, दुर्बल वान डेर वाल बल से, वान डेर वाल फोर्स से बंधे हुए थे। ठीक है। इस कारण हमें इससे कम एनर्जी देकर इन अणुओं को आपस में अलग अलग कर दिया। बस इतना सा है। अब देखो, वान डेर वाल बलों की उत्पत्ति 3 प्रकार से होती है। 3 कारण दिए हमें, उनको देख लेते। पहला है तात्कालिक या क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण। देखो, यहां से नाम से पता चल रहा है कि किसी द्विध्रुव से, क्षणिक द्विध्रुव से प्रेरित द्विध्रुव उत्पन्न हो रहा है। देखो, फ्रिट्ज लंडन ने उदासीन और अध्रुवीय अणुओं के मध्य आकर्षण बल की क्वांटम यांत्रिकी की व्याख्या की। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार इलेक्ट्रॉन सदैव गतिमान रहते हैं और किसी पूर्ण रूप से सममित अणु अथवा परमाणु में औसत द्विध्रुव आघूर्ण हमेशा शून्य मानते हैं। उदाहरण के लिए, निष्क्रिय गैस के अणु में हम ये मानते हैं कि वे पूर्ण रूप से द्विध्रुव आघूर्ण से रहित है, किंतु ऐसे अणुओं में किसी भी क्षण इलेक्ट्रॉन द्वारा कोई विशेष स्थान ग्रहण करने के कारण तंत्र में आवेश का क्षणिक असंतुलन होता है। जैसे मान लो कि कोई आवेश किसी क्षण अपना विशेष स्थान ग्रहण कर रहा है, तो उस टाइम क्या होगा, कहीं तो आवेश इम्बैलेंस होगा, जिसके मात्र उस क्षण के लिए वो एक द्विध्रुव के रूप में प्रेरित हो जाता है। जैसे जहां पर क्षणिक आवेश असंतुलन हुआ तो वहां पर क्या होगा, जैसे नेगेटिव चार्ज आया तो कहीं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, द्विध्रुव के रूप में अपने आप को बैलेंस करता है। और यह प्रेरित द्विध्रुव इंड्यूस्ड डाइपोल उसी क्षण समीप वाले किसी अणु या परमाणु को भी एक द्विध्रुव के रूप में प्रेरित करता है। ठीक है। अब जैसे जिस अणु के पास में जैसे कोई मॉलिक्यूल था, उसके अंदर जो द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हुआ, तो उसके पास वाले के लिए भी उसने क्या किया, एक प्रेरित द्विध्रुव इंड्यूस्ड बनाया, द्विध्रुव उत्पन्न किया। फलस्वरूप दोनों, देखो इसके बाद क्या हुआ, फलस्वरूप दोनों में एक आकर्षण बल स्थापित हो जाता है, जो दोनों डाइपोल बने थे उसके अंदर, जिसे क्या बोलते हैं हम, या तो लंदन बल कहते हैं या फिर प्रकीर्णन बल कहते हैं। और इसके नाम से एक समीकरण यहाँ पर इन्होंने डेराइव किया।
EL बराबर -3/4 IA² जहाँ I क्या है, आयनन ऊर्जा है, A परमाणु त्रिज्या और R अंतराणुविक दूरी है। देखो R क्या है, इन दोनों की ये तो A है और इन दोनों के बीच की दूरी अंतराणुविक दूरी कहलाती है। देखते हैं अब लंदन बल की सामर्थ्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्विध्रुव के आकार पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर द्विध्रुव आघूर्ण भी बढ़ेगा। अतः इसके अतिरिक्त परमाणु आकार बढ़ने से इलेक्ट्रॉन के प्रति नाभिकीय आकर्षण बल कम हो जाएगा। अतः उससे भी अणुओं में अधिक ध्रुवता आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्रुवता आने का कारण साफ साफ बोल रहा है। दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि आणविक आकार व इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से लंदन बल के मान बढ़ते हैं, जिससे इनके क्वथनांकों के मान में वृद्धि होती है। देखो कोई भी आकर्षण बल बढ़ेगा, लंदन बल ही हुआ, तो जब आकर्षण बल का मान बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, क्वथनांक के मान बढ़ेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे को एसोसिएट करके रखेंगे, तो उसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अतः उत्कृष्ट गैसों के क्वथनांक के मान निम्न क्रम में बढ़ते हैं। देखो ऊपर से नीचे जाने पर उत्कृष्ट गैसों के क्वथनांक के मान बढ़ते जाते हैं। ठीक है, चलो इसी को देखते हैं। देखो हीलियम परमाणु का आकार सबसे छोटा होता है, अतः इसका क्वथनांक सबसे कम है। हाइड्रोजन अणु H2 अणु में भी हीलियम की भांति 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः इसका आकार हीलियम परमाणु से बड़ा होने के कारण इसका क्वथनांक अधिक होता है। अब इसके बाद नियोन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देखो नियोन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, बढ़ी हुई संख्या वो इसका बड़ा आकार इसके क्वथनांक के मान में वृद्धि कर देते हैं और इसी क्रम में इसके क्वथनांक बढ़ते जा रहे हैं। इसी श्रेणी में आर्गन और फ्लोरीन अपवाद है, क्योंकि इनका आकार ऑक्सीजन अणु की तुलना में काफी छोटा होता है। यद्यपि इलेक्ट्रॉन की संख्या ऑक्सीजन से अधिक है, फिर भी छोटे आकार के कारण इनके क्वथनांक कम हो जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एक टेबल है, इसको समझते हैं हम। देखो हीलियम है, हाइड्रोजन है, क्वथनांक का ऑर्डर दिया हुआ है। अब हीलियम का क्वथनांक क्या होता है, -269, हाइड्रोजन का 253, नियोन का 246, नाइट्रोजन का 196, 183, 186, 188, 152 और 108। इसी को समझ रहे हैं यहाँ पर। देखो हम देखते हैं हेलोजनों के केस में हम क्या देखते हैं कि कमरे के ताप पर क्लोरीन एक गैस है, ब्रोमीन एक द्रव है, जबकि आयोडीन एक ठोस है, क्योंकि क्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाने पर अणुओं के आकार के साथ इनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान भी बढ़ता है। अतः हेलोजनों का परमाणु भार बढ़ने के साथ इसके क्वथनांक के मान भी बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो इसका क्वथनांक किस तरह से हमने डिफाइन किया इसके बारे में ये हिटलर जो लंदन बल है ये हमें समझाता है। किस तरह से उत्पन्न हुआ लंदन बल, क्षणिक असंतुलन हुआ था, जिसके कारण वो एक द्विध्रुव के रूप में प्रेरित होता है और यह द्विध्रुव अपने पास वाले किसी समीप वाले अणु को भी द्विध्रुव के रूप में प्रेरित कर देता है। देखो उसके बाद नेक्स्ट है आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण अथवा द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण। देखो इसमें क्या होता है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। देखो यहाँ पर क्या है, एक बार इसको देखते हैं, चित्र को देखते हैं। आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण है यहाँ पर, ये द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण है। देखो किसी आयन अथवा द्विध्रुव में कोई आवेश स्थायी रूप से विद्यमान होता है। किसी आयन में तो भाई कोई ना कोई आवेश तो रहेगा किसी द्विध्रुव में, और जब कोई उदासीन अणु इसके संपर्क में आता है तो वो भी प्रेरित होकर द्विध्रुव में परिवर्तित हो जाता है, और ऐसा होते ही ये परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं। ठीक है, इस प्रकार आई परिवर्तन को डेबाई या प्रेरण ऊर्जा कहते हैं। जो इस प्रकार ऊर्जा में जो परिवर्तन आता है उसे क्या बोलेंगे, डेबाई या प्रेरण ऊर्जा। और समीकरण क्या है इसके लिए, ईडी बराबर आयन प्रेरित द्विध्रुव के लिए ईडी बराबर -z² अल्फा अपॉन 2r की पावर 4, और द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव के लिए ईडी बराबर -2 अल्फा μ² अपॉन r की पावर 6। जेड क्या है यहाँ पर, आयनिक आवेश है, अल्फा क्या है अणुओं की ध्रुवणता है, और म्यू क्या है अणु का द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, तो देखो क्या बोला हमने यहाँ पर कि इस किसी आयन में या द्विध्रुव में कोई स्थायी आवेश विद्यमान होता है, जिसके कारण क्या होता है, जैसे मान लो ये था, ये आयन था, इसमें धनायन है और यहाँ पर ये उदासीन है, प्लस माइनस दोनों है तो उदासीन हुआ ना हमारे पास में। अब ये क्या होगा, इस धनायन के संपर्क में आएगा, और इस धनायन के संपर्क में आने के बाद क्या होगा, देखो इसका जो माइनस नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ चला जाएगा, धनायन की तरफ, और पॉजिटिव पार्ट उधर हो जाएगा। जबकि यहाँ पे ऋणायन है तो जो दूसरा उदासीन अणु इसका पॉजिटिव पार्ट कहाँ चला जाएगा,
पहले तो दोनों उदासीन थे, मिक्स थे, लेकिन अब ये बैलेंस हो गए, पॉजिटिव पार्ट रेनाइन की तरफ और रिमेनिंग पार्ट दूसरी साइड में हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, इसमें प्रेरित द्विध्रुव उत्पन्न होता है, ठीक है, इंड्यूस्ड डाइपोल बनता है। अब देखते हैं कि ये आकर्षण यौगिक के लिए अधिक महत्व के नहीं है, क्योंकि जहां इस प्रकार के आकर्षण होते हैं वहां इससे अधिक महत्वपूर्ण आकर्षण विद्यमान होते हैं, जैसे आयन आयन आकर्षण अथवा द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण। निश्चित रूप से इन आकर्षणों के मुकाबले ये प्रेरित द्विध्रुव के आकर्षण अधिक महत्व के नहीं है, ठीक है। अतः इस आकर्षण बल के कारण ही कुछ ध्रुवीय और आयनिक यौगिक अध्रुवीय विलायकों में विलयशील होते हैं। लेकिन इन आकर्षण के कारण क्या होता है, जो कुछ ध्रुवीय अथवा आयनिक यौगिक होते हैं वो अध्रुवीय विलायकों में वैसे तो विलय नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें ध्रुवीय मीडियम चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर इस आकर्षण के कारण ही वो विलयशील होते हैं। नेक्स्ट है हमारा आयन डाइपोल अट्रैक्शन, आयन द्विध्रुव आकर्षण। देखो यहाँ पे देखते हैं जैसे कोई आयन है और वो द्विध्रुव से आकर्षित किस तरह से होता है, द्विध्रुव को आकर्षित किस तरह से करता है। देखो जल जैसे ध्रुवीय विलायक में कोई आयनिक यौगिक डालते हैं तो घुल जाता है और उसके आयन जलयोजित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में आयन द्विध्रुव जल और अन्य द्विध्रुवीय अणु विलायक अणु के मध्य आकर्षण होता है और इस प्रक्रिया कैसे या इस आकर्षण से फलस्वरूप कुछ ऊर्जा निकलती है। आयन द्विध्रुव आकर्षण को यहाँ पे दर्शाया गया कैसे, देखो आयन है, ये आयन डाला तो इसके प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या होगा, जो उदासीन अणु था उसमें एक डाइपोल बन गया, इनके मध्य आकर्षण बन रहा है ना, ऋणायन धनायन। ये ऋणायन था, ये डाला तो ये धनायन और ऋणायन, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। और जो स्थितिज ऊर्जा का मान है वो हम निम्न समीकरण से दर्शाते हैं, E बराबर माइनस जेड प्लस माइनस म्यू अपॉन 4πε/r²। अब नेक्स्ट है हमारा द्विध्रुव आकर्षण बल। कुछ इसी प्रकार का आकर्षण द्विध्रुव आकर्षण होता है, ठीक है। स्थायी रूप से द्विध्रुव वाले अणु उदाहरण NF3 OF2 आदि में धन और ऋणावेश के अलग अलग स्थायी केंद्र होते हैं। इस प्रकार के दो अणु जब एक दूसरे के निकट आते हैं तो अपने आप को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इनके मध्य आकर्षण अधिकतम हो। इसी कारण इस प्रकार के आकर्षण को दिशामान आकर्षण भी कहते हैं। देखो कैसा होता है, देखो इस तरह से ये कुछ अव्यवस्थित रूप से रहते हैं डाइपोल, ये डाइपोल पड़ा है, लेकिन जब ये एक दूसरे के संपर्क स्थायी रूप से अलग अलग केंद्र होते हैं, लेकिन जब दोनों एक दूसरे के निकट आते हैं, देखो ये डाइपोल है, ये डाइपोल है, तो इनके विपरीत चार्ज एक दूसरे के पास है। जैसे पॉजिटिव है इसके पास दूसरे डाइपोल का नेगेटिव चार्ज बैलेंस हो जाता है और नेगेटिव है इसके पास दूसरे डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज बैलेंस हो जाता है। तो देखो इस आकर्षण बल को सबसे पहले कीजम ने दिया था और उसने एक सूत्र दिया ऊर्जा के लिए, E के बराबर -2 μ⁴ अपॉन 3r⁴ kT, ना कि बोल्ट्जमान स्थिरांक है, T टेम्परेचर है और E के कीजम या दिशामान ऊर्जा है, ठीक है। अब देखते हैं हम वैन डर वाल आकर्षण बल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। परमाणु त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या बढ़ने के साथ लंदन बल में तीव्रता से वृद्धि होती है फलस्वरूप उसके क्वथनांक के मान बढ़ते जाते हैं। यही कारण है कि परमाणु त्रिज्या बढ़ने से पदार्थों के क्वथनांकों के मान भी बढ़ते हैं। दूसरा है द्विध्रुव आघूर्ण। विभिन्न प्रकार के वैन डर वाल बल द्विध्रुव आघूर्ण के समानुपाती होते हैं। अतः द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ने से अणु में वैन डर वाल बल भी बढ़ते हैं, जिससे गलनांक क्वथनांक के मान बढ़ जाते हैं और यौगिकों के द्विध्रुव आघूर्ण गलनांक क्वथनांक के मान बढ़ाने में सहयोगी होता है। तीसरा है अंतराणुक दूरी। समस्त प्रकार के वैन डर वाल बलों में अंतराणुक दूरी के व्युत्क्रमणपाती होते हैं, जैसे व्युत्क्रमणपाती होते हैं ना आर के। अतः दो अणुओं के मध्य जितनी कम दूरी होगी उनके मध्य उतना ही प्रबल बल आकर्षण बल होगा। अतः वो द्रव गैस में क्रमशः वैन डर वाल बल की प्रबलता क्या हो जाती है, घटती जाती है। नेक्स्ट है ध्रुवणता। वैन डर वाल बल अणुओं की ध्रुवणता के समानुपाती होता है। अतः अणुओं में जितनी अधिक ध्रुवणता होगी वो उतने ही प्रबल आकर्षण बल से बंधे होंगे, ठीक है। इसी कारण H2, X2, O2 जैसे अध्रुवीय पदार्थों के लिए तो पर्याप्त महत्व है, लेकिन आयनिक यौगिकों के लिए प्रबल आकर्षण बल के कारण वैन डर वाल बलों का अधिक महत्व नहीं होता है। ताप के व्युत्क्रमणपाती होता है, तो ताप बढ़ता है तो वैन डर वाल बल घट जाता है, ठीक है। इसी कारण जैसे ठंडा करके गैसों का द्रवीकरण इसी सिद्धांत पर होता है, तो वैन डर वाल जैसे ठंडा करने पर क्या होता है, ताप घट जाता है तो वैन डर वाल बल बनने लग जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट टॉपिक है वैन डर वाल बल और इसके यौगिकों के गुण। देखो
हमने देख लिया यहाँ पर वंडरवाल बलों के प्रकार देख लिया, उसके किस तरह से प्रभावित करता है वो देख लिया। अब देखते हैं कि इनकी गुण क्या है यौगिकों के। चलो ब्रीफली देखते हैं। वंडरवाल बल पदार्थों के अणुओं के मध्य दुर्बल आकर्षण बल होते हैं। जिन पदार्थों में आयनिक बंध होते हैं वहां तो विपरीत आवेशित आयनों के मध्य इतना प्रबल आकर्षण बल होता है कि उसके सामने वंडरवाल बल का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। लेकिन जिन यौगिकों के अणुओं में ऐसा कोई आकर्षण बल नहीं होता, उनके कई गुण वंडरवाल बल द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। जैसे उत्कृष्ट गैसों के परमाणु का स्थायित्व, जैसे उत्कृष्ट गैसों विन्यास क्या होता है, 1s2 या NH2NP6 विन्यास होता है। इस कारण ये एक अणु गैसें होती है, इनके मध्य वंडरवाल बल नहीं होता तो इन गैसों का द्रवण कभी भी संभव नहीं हो पाता। इसी प्रकार CCl4, CH4, CO2, N2, H2 आदि भी द्रव रूप में, ठोस रूप में प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता। तो इनके द्रव और ठोस रूप में प्राप्त होने का मुख्य कारण क्या है, वंडरवाल आकर्षण बल है। ठीक है। दूसरा है ग्रेफाइट जैसे ठोस पदार्थ मुलायम और स्नेहक होते हैं। क्यों होते हैं, ये भी वंडरवाल बल द्वारा संभव है, क्योंकि ग्रेफाइट में कार्बन परमाणुओं के मध्य प्रबल सहसंयोजक बंध द्वारा षटकोणीय परतों के रूप में वलय व्यवस्थित होती है, जो कि एक दूसरे के साथ दुर्बल वंडरवाल बल द्वारा जुड़ी होती है। अब वो पलवलय होती है, जैसे षटकोणीय परत होती है, फिर दूसरी षटकोणीय परत होती है, एक ऊपर दूसरी उसकी क्या होती है, नीचे होती है। अब इन दोनों परतों के बीच में जो बॉन्ड होता है वो वंडरवाल बल से जुड़े होते हैं। ठीक है। इसके कारण ये एक दूसरे पर फिसलती रहती है और ये ग्रेफाइट क्या होता है, मुलायम और स्नेहक बना रहता है। थर्ड, वास्तविक गैसों का व्यवहार आदर्श गैसों के व्यवहार से विचलित क्यों हो जाता है, उसका भी कारण है। इसकी व्याख्या वंडरवाल बल के आधार पर की जाती है और इन्हीं बलों को ध्यान में रखते हुए वंडरवाल बल ने गैसों में दाब आयतन में सुधार करके वंडरवाल गैस समीकरण या वंडरवाल समीकरण प्रस्तुत किए। जूल थॉमसन प्रभाव, अर्थात संपीड़ित गैसों को प्रसारण में शीतलन का प्रभाव भी वंडरवाल बल के द्वारा है। क्योंकि गैसों को प्रसारित होने में गैस के अणुओं को इन बलों के विपरीत कार्य करना पड़ता है, जिससे इनकी ऊर्जा खर्च होती है और इनका तापमान घट जाता है और शीतलन हो जाता है। नेक्स्ट है आणविक यौगिकों के अणु दुर्बल वंडरवाल बल उपस्थित होता है। ठीक है। आणविक यौगिक होते हैं, उनके अणुओं में दुर्बल वंडरवाल बल प्रेजेंट होता है। यही कारण है कि आयनिक यौगिकों की तुलना में इनके गुणांक उत्पादन के मान कम होते हैं, क्योंकि ये वीक वंडरवाल फोर्स से जुड़े होते हैं, तो वो आसानी से टूट जाता है। और कैपिलरी एक्शन में भी वंडरवाल बल ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कैपिलरी एक्शन में जो ऊपर द्रव चढ़ता है उसका कारण भी वंडरवाल बल होता है। तो बच्चों ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, दुर्बल अंतरक्रियाएं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया टॉपिक देखेंगे। धन्यवाद।